नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप और मैं हूं आपके साथ अनुपम। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे संभल में आए दिन मिल रहे सनातन के प्रमाणों की। इस बार करीब 150 से 200 साल पुरानी बावड़ी मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद में बात होगी शहर शहर कई सालों से बंद पड़े मंदिर खोले जा रहे हैं। हिंदू संगठन जहां पूजा पाठ की मांग कर रहे हैं तो वहीं प्रशासन कागजों की पड़ताल में जुटा है। साथ ही आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी के विधायक के बीजेपी को लेकर दिए विवादित बयान की। हालांकि उन्होंने बयान वापस ले लिया है, लेकिन सियासी घमासान जारी है। और फिर बात होगी 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश फिर लगाएंगे पीडीए पर दांव। क्या है समाजवादी पार्टी का पीडीए पंचायत फॉर्मूला, देखते हैं खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में 15 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 9 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं। बलिया और बहराइच की एसपी हटाई गई हैं। डॉक्टर कौस्तुभ बने हैं एसपी जौनपुर। केशव कुमार एसपी अंबेडकर नगर बने हैं। अपर्णा रजत कौशिक एसपी अमेठी बनी हैं। अंकिता शर्मा एसपी कासगंज। विक्रांत वीर एसपी देवरिया। रामनैन सिंह एसपी बहराइच। डॉक्टर ओमवीर सिंह बने एसपी बलिया। चिरंजीव नाथ सिंह बने एसपी हाथरस। डॉक्टर अभिषेक महाजन एसपी सिद्धार्थनगर। डॉक्टर अजय पाल शर्मा बने प्रभारी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रयागराज। अनूप कुमार सिंह बने हैं सेनानायक 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ। प्राची सिंह बनी सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ। संकल्प शर्मा डीसीपी कमिश्नरेट लखनऊ। विंदा शुक्ला बनी एसपी यूपी 1090। निपुण अग्रवाल बने हैं डीसीपी लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 15 पुलिस अधिकारियों के 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले यहां पर हुए हैं। तो इन जिलों में नए कप्तान की लगातार हम आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं। पीडीए पंचायत के समाजवादी पार्टी की नैया 2027 में पार लगाएगी। लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद में क्या 2027 विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी पीडीए पर ही फोकस करेगी? इस सवालों का जवाब हां है। लोकसभा चुनाव में एसपी को पीडीए से फायदा पहुंचा है। इसमें 2027 विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी पीडीए पर भरोसा जताने जा रही है। लोकसभा के बाद में विधानसभा स्तर तक कार्यक्रम होंगे, जिसके लिए एसपी ने सभी आनुवांशिक संगठनों को अलर्ट पर कर दिया है। पीडीए पंचायत के लिए एसपी रोड मैप तैयार कर रही है। अखिलेश यादव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीडीए को ए में अल्पसंख्यकों के साथ अगड़ों पर भी फोकस रहेगा। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की नई ऑडियोलॉजी यानी पीडीए का नारा उनके लिए 2027 में भी बेहद अहम और खास नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को इसी नारे से लोकसभा चुनाव में कामयाबी मिली थी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एसपी इसी नारे पर अमल करती दिख रही है। किसी भी सियासी पार्टी के लिए सियासी एजेंडा और सियासी नारा बेहद अहम रोल रखता है। समाजवादी पार्टी को यकीन हो चला है कि पीडीए के बल पर वो 2027 का भी अपनी नैया पार लगा लेंगे और शायद यही वजह है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारी लगातार पीडीए पंचायत आयोजित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी एक बार फिर से पीडीए पंचायत का आयोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ए, जिसका मतलब अल्पसंख्यक और आधी आबादी रखा गया था, उसमें अगड़ों को भी शामिल करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। कि उत्तर प्रदेश और देश में जिस तरह से पीडीए के साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ बेईमानी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ी, पीडीए फॉर्मूले पे लड़ी। जो भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी, उसको उत्तर प्रदेश में 40 के नीचे रोका। देश की सरकार वो बहुमत से दूर हुई है भारतीय जनता पार्टी। एसपी का मानना है कि इसी नारे के बल पर उनको लोकसभा चुनाव में सफलता मिली है। इस नारे को 2027 की विधानसभा चुनाव तक नहीं बदला जाएगा। समाजवादी पार्टी 2027 का
विधानसभा चुनाव अपने पीडीए फॉर्मूले पे लड़ेगी। समाजवादी पार्टी प्रत्येक जिले में पीडीए महापंचायत कर रही है, पीडीए को और मजबूती से अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है। 2027 में समाजवादी पार्टी पीडीए नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए पंचायत का आयोजन किया था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि विधानसभा स्तर तक इस कार्यक्रम को लेकर जाया जाए और शायद यही वजह है कि सभी अनुवांशिक संगठनों को कहा गया है कि वो तेजी से इसका रोड मैप तैयार कर इस पर काम शुरू करें। अखिलेश यादव भी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीडीए की एकजुटता से वोट बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है और समाजवादी पार्टी पिछले 2 चुनाव से, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुए थे उसमें करीब 37% से ज़्यादा वोट पाई थी और अभी 24 के लोकसभा चुनाव में उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है और सीटें बहुत बढ़ी हैं, स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर हुआ है। तो समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि 2027 में उनकी सरकार बनेगी, इसलिए इस पीडीए को एकजुट करो अभियान को उन्होंने तेज कर दिया है और इसमें गांव की चौपाल, गांव की पंचायत और संवाद और संपर्क, इन चीज़ों का सहारा ले रही है। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि सत्ता गंवाने के बाद से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी अपना वोट फीसद बढ़ाने में कामयाब तो रही है, लेकिन सत्ता की कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। इसके लिए जरूरी है कि अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रमों को और तेजी से चलाया जाए। समाजवादी पार्टी चाहती है कि आने वाले दिनों में पीडीए के सहारे ही उनकी राजनीतिक नाव पार लगे। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता लगी है, क्या पीडीए एक बार फिर से 2027 में उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ लाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। बाराबंकी से एसपी विधायक सुरेश यादव उर्फ धर्मराज यादव ने बीजेपी के खिलाफ विवादित बयान दिया। उन्होंने बीजेपी को हिंदू आतंकवादी संगठन बता दिया। समाजवादी पार्टी ने उनके बयान का समर्थन किया, वहीं बीजेपी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। हालांकि एसपी विधायक सुरेश यादव ने अपने बयान पर सफाई देते हुए इससे किनारा कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के सदर विधायक सुरेश यादव ने विवादास्पद बयान देकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। एसपी विधायक सुरेश यादव ने बीजेपी को हिंदू आतंकवादी संगठन बता दिया। ये बयान उस समय आया जब वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ गन्ना दफ्तर में प्रदर्शन कर रहे थे। विधायक सुरेश यादव ने कहा, ये बीजेपी सरकार नहीं बल्कि हिंदू आतंकवादी संगठन है जो देश को बर्बाद करना चाहती है। सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन, ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहती है। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे, समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं। एसपी विधायक के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह बयान हिंदुओं की आस्था पर चोट है। अब सपा के विधायक ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू आतंकी संगठन है। वैसे तो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ना, और बीजेपी जिसको लगातार तीसरी बार जनता ने चुना है, मोदी जी को चुना है, तो जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले ईवीएम को दोष दिया, ईसीआई को दोष दिया, जुडिशरी को दोष दिया, और अब जनता को ही दोष दे रहे हैं। जनता को एक प्रकार से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये भी बनता है कि ये जो गाली देने की प्रथा है, क्या हिंदू आस्था को दो गाली, हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, यही इनकी मंशा है। एसपी विधायक सुरेश यादव के विवादित बयान का जहां समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है, वहीं बीजेपी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी का कहना है कि यह बयान एक वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश है। सुरेश यादव जी ने जो टर्म यूज किया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो थोड़ा कम है, उन्हें कुछ और कहना चाहिए था। तो हमारा ये कहना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान का जो विषय था कल्प, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है, समाजवादी पार्टी उनके बयान का समर्थन करती है। भारतवर्ष के हिंदुओं को आतंकवादी कह दो और आतंकवादी बना दो,
मुझे लगता है वर्ग विशेष को खुश करने के लिए तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को ही केवल आधार मान करके देश को दो हिस्सों में बांटने का असफल प्रयास करने वाले लोग सफल नहीं होंगे। उनको याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है जो कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस के आधार पर चलती है। वहीं विवादित बयान के बाद अब एसपी विधायक सुरेश यादव ने हिंदू आतंकवादी वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके विरोधियों ने वीडियो एडिट करके उनके खिलाफ साजिश रची है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। देखिए, ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा। हम कई बार के विधायक हैं और हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी बातें कही जाएं। हाँ, ये वीडियो हमने भी देखा है, किसी ने हमको भेजा था, तो मुझे लगता है कि ये हमारे विरोधियों द्वारा पूरी तरह से एडिट करके ये चलाई गई हमारे खिलाफ साजिश है। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना ऐसा कोई भाषण दिया। एसपी विधायक सुरेश यादव ने भले ही अपने बयान पर सफाई देकर उससे किनारा करने की कोशिश की है, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में आए दिन सनातन के सबूत मिल रहे हैं। इस बार की खुदाई में स्थानीय लोगों ने यहां एक बावड़ी मिलने का दावा किया है। संभल की चंदोसी में मिली 250 फीट गहरी बावड़ी को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की संरचना माना जा रहा है। बावड़ी में कई कमरे, कुएं और सुरंग होने का अनुमान है। करीब 125 से 150 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है। हालांकि एएसआई की जांच के बाद में प्रामाणिकता का पता चलेगा। कुछ दिन पहले 46 साल से बंद मंदिर मिला था और संभल में कुएं की खुदाई में कई खंडित मूर्तियां भी मिल चुकी हैं। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संभल में अब कुएं से मिली मूर्तियों के बाद चंदौसी में खुदाई के दौरान बावड़ी मिली है। चंदौसी में मिली बावड़ी की खुदाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यहाँ जेसीबी मशीन से बावड़ी की खुदाई के दौरान कई सारे कमरे और सुरंगनुमा रास्ते दिखाई दिए। आप तस्वीरों में देखेंगे ये सुरंगनुमा, देखिए यहाँ से खोदा जा रहा है, खुदाई की जा रही है। और न्यूज़ 18 इंडिया पर आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी जिसे काफी पुराना बताया जा रहा है। कई लोगों ने यहाँ पर हमें बताया कि 1857 की ये बावड़ी है और इस बावड़ी में कई इस तरह से जो घर है, प्रदीप जरा नजदीक आए और ये डिजाइन दिखाए। देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर कई जगह पर यहाँ पर आपको दिखाई देगी बावड़ी का जो डिजाइन है। देखिए ये देखिए यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है। ऐसा इनका कहना है कि यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है और आप देखेंगे अंदर तक, काफी अंदर तक ये डिजाइन यहाँ दिखने लगा है। निरीक्षण के लिए पहुंचे जिला कलेक्टर भी नजारा देखकर दंग रह गए। हालांकि उन कमरों के भीतर फिलहाल कुछ नहीं मिला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम जांच करेगी। समाधान दिवस में भी इस संबंध में शिकायत आई थी, तो इसकी हमने पैमाइश कराई तो 400 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में है। 3 तल की बावड़ी बताते हैं और कहते हैं कि बिलारी के जो राजा हैं उनके नाना जी ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। लगभग 125-150 वर्ष पुरानी बावड़ी है और ये जल संरक्षण का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। संभल के चंदौसी इलाके में मिली बावड़ी का निरीक्षण करने डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। नगर पालिका की टीम ने बावड़ी की खुदाई की, जिसमें कई सारे कमरे और सुरंगनुमा रास्ते मिले हैं। बावड़ी करीब 150 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसमें 400 वर्ग मीटर की जगह है। वो लोकेशन है जिसे एक दिन पहले खोजा गया था। कुछ देर बाद यहाँ पर अधिकारियों का टीम यहाँ पर मुआयना करने आएगी और आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी काफी लंबी यहाँ पर नजर आ रही है और इसमें कई सारे यहाँ पर जो होल हैं। ये कहा जाता था कि पुराने समय में 1857 से जुड़ी ये हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो टीमें होती थी, जो फौज होती थी, फौज की टुकड़ियां यहाँ पर अंदर जाकर यहाँ पर अपना समय गुजारती थी। और देखिए अलग अलग जगह पे ये रास्ते हैं और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप ये एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस बावड़ी को यहाँ पर अब पूरा खोला जाएगा, खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि यहाँ पर और क्या कुछ निकलता है। अवैध अतिक्रमण और आसपास की बिल्डिंग जो इसके दायरे में आती हैं, तो उन्हें नोटिस किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में कब्जा है तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके इसमें हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। कह रहे हैं कि 400 वर्ग मीटर की लैंड है जिसमें, हाँ
400 वर्ग मीटर की। इतना पूरा हटाया जाएगा? वो तो पूरा हटाया जाएगा। वाटर बॉडी को कोई अतिक्रमित नहीं कर सकता है। ठीक है, जिन पक्के मकान बने हम उनको नोटिस देंगे और फिर अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। डीएम ने बताया कि इस बावड़ी के राज खुदाई के बाद और सामने आएंगे। इसमें एक कुएं के साथ 4 कमरे भी बने हैं जो मिट्टी से ढके हुए हैं। एएसआई की जांच के बाद इसकी वास्तविक स्थिति पता चल सकेगी। जिस तरह से ये बावड़ी यहाँ पर नजर आ रही है, इसका मतलब साफ है कि पहले जो 1857 के समय में युद्ध होता था, उस दौरान जो फौज की टुकड़ियां थी वो यहाँ पर शरण लेती थी, यहीं पर रुकती थी और उसके बाद आगे जाती थी। छद्म टुकड़ियां जिन्हें कहा जाता था वो यहाँ पर रुकती थी और इसीलिए इस यहाँ पर बावड़ी को हम आपको दिखा रहे हैं और अभी इसकी खुदाई और होनी है। चंदौसी में फूटा दरवाजा इलाका बिल्कुल उस खंडहर के मंदिर के पीछे का जहां हिंदू लोग रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां हिंदू परिवार रहते थे जो दंगे के बाद या तो अपना मकान बेच गए या फिर किसी ने उनसे जबरन खाली करवा लिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बावड़ी के मालिकाना हक को लेकर एक महिला सामने आई है। उसके मुताबिक वो रानी सुरेंद्र बाला की पोती है। महिला के मुताबिक पहले बावड़ी के आसपास खेत थे, ये सभी खेत उनके परिवार के थे। रात को ठहरने के लिए बावड़ी काम आती थी। सुनाते हैं महिला का क्या दावा है। संपत्ति मेरे बाबा अम्मा की है, स्वर्गीय सुरेंद्र बाला रानी और जगदीश कुमार जी की। मैं उनके बेटे लल्ला बाबू उर्फ लल्ला बाबू है, वैसे विष्णु कुमार जी हैं। उनकी बेटी हूँ, सबसे छोटी। मेरे कोई भाई नहीं है, तो मैं और मेरे हस्बैंड एज ए केयर टेकर पापा के साथ रहते थे। ये हमारे ऐतिहासिक पुश्तैनी जगह थी। यहाँ पे हमारी फार्मिंग होती थी। फार्मिंग के बीच में पहले जमाने के लोग ये बनवाते थे बावड़ी टाइप। एक लखनऊ में भी बना हुआ है बावड़ी। तो यहाँ पे बाबा लोग आते थे, पापा लोग आते थे, तो खेती बाड़ी होती थी। हाथ के हाथ यहाँ पे रेस्ट के लिए नीचे ठहर जाते थे और वो जस्ट लाइक AC रूम्स टाइप थे वो, कि बाहर धूप है, तपश है या बारिश से बचने के लिए उन लोगों ने ये बना रखा था। और ये हिस्टोरिकल भी कह सकते हो आप। संभल में 40 साल से बंद पड़े मंदिर के बाद से अब शहर शहर ऐसे मंदिर लोग खोज रहे हैं जो या तो बंद पड़े हैं या फिर उपेक्षा का शिकार होकर अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए थे। स्थानीय लोग जहां इन मंदिरों में पूजा पाठ के लिए पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बना रहे हैं, तो वहीं सरकारी अमला रिकॉर्ड खंगालने में जुटा हुआ है ताकि बाद में किसी तरह की हंगामे की स्थिति ना बने। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में कुछ दिन पहले ही पुलिस प्रशासन की मदद से 46 साल से बंद पड़े मंदिर को खुलवाया गया। संभल में बंद पड़े कुओं की खुदाई की गई तो हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां भी मिली। अब यूपी के कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में मुस्लिम इलाके में हिंदू मंदिर मिला है। हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय पर मंदिर पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा के हम उसी सलमा हकान इलाके में मौजूद हैं, जहां पर कि आप ये जो जगह देख रहे हैं, दरअसल ये जो जमीन देख रहे हैं, यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था और बाकायदा अगर आप इसके गुंबज पे देखेंगे तो ओम जो है वो भी यहाँ पर लिखा नजर आ रहा है। स्थानीय प्रशासन से जब इस जगह की हकीकत जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि करीबन 37-38 साल पहले यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जाटो परिवार के कुछ लोग रहते थे। पुलिस प्रशासन की मदद से हिंदू संगठनों ने मंदिर में साफ सफाई की। जी, ये सन 90 से बंद पड़ा है मंदिर। जो यहाँ हिंदू समाज के लोग रहते थे वो यहाँ से पलायन करके चले गए, तभी से बंद पड़ा है। आज हमने डीएम साहब को इसके लिए ज्ञापन दिया है कि इसकी सौंदर्यकरण की व्यवस्था कराई जाए और इसकी साफ सफाई कराई जाए, जिससे कि ये सुचारू रूप से यहाँ पूजा पद्धति हो सके। एसडीएम का कहना है कि ये जमीन नगरपालिका की है। नगरपालिका के दस्तावेजों में जिसके नाम से जमीन दर्ज है उसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। हिंदू संगठनों ने इस संबंध में जो है ज्ञापन दिया था, लेकिन वो जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसमें नगरपालिका की जमीन सामने प्रतीत हो रही है। तो उसमें देखेंगे नगर पालिका के दस्तावेजों में वो किसके नाम से दर्ज है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से दर्ज है तो उसके संबंध में उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
वाराणसी में पुलिस ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे वीएचपी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया। ये कार्यकर्ता 3 नदियों का जल लेकर बंद मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे। पुलिस ने जांच के बाद जलाभिषेक का आश्वासन दिया। काशी में मदनपुरा इलाके में दशकों से बंद पड़ा मंदिर मिला है। दशकों से बंद सिद्धेश्वर महादेव मंदिर को खोले जाने से भक्तों में भारी उत्साह है। उनका कहना है कि मंदिर में जल्द से जल्द जलाभिषेक होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने जांच का हवाला देते हुए फिलहाल जलाभिषेक करने से रोक दिया है। विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और इनका ये कहना है कि जो मदनपुरा में एक जो मंदिर मिला हुआ है सिद्धेश्वर महाराज का, तो वहाँ पे ये लोग जल चढ़ाना चाहते थे। अभी वो फिलहाल मंदिर बंद है, उसकी जांच भी चल रही है। खासतौर पे उसके लैंड से संबंधित रिकॉर्डों की जांच चल रही है। इन लोगों को मैंने सिर्फ इतना सा आश्वासन दिया है कि तब तक रुके रहें जब तक हमारी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती। जौनपुर के कब्रिस्तान में प्राचीन शिवलिंग मिलने के बाद लोग वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। पुलिस के कड़े पहरे के बीच श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। हम कैमरा सहयोगी से चाहेंगे, देखिए वहाँ पर भी लोग लगातार पहुंचकर जो है जलाभिषेक और पूजा पाठ कर रहे हैं। आज दूसरे दिन जब से आपने शिकायत किया है कि कब्रिस्तान में महादेव जी का प्राचीन शिवलिंग है, किस तरह का वाद विवाद, क्या किस बात को जरूरत है? यहाँ पर विवाद तो काफ़ी लंबा पुराना समय से चल रहा है। यहाँ पर मैंने बस पत्र दिया था कोतवाल साहब को कि मुझे वहाँ पर मंदिर का निर्माण चाहिए। हिंदू समाज के लोगों ने प्रशासन से यहाँ पर मंदिर बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले यहाँ पर काफी पुराना मंदिर था, कब्रिस्तान तो काफी बाद में बना। हम लोग जब बचपन से देख रहे हैं तो ये मंदिर ही है और हमारे पूर्वज भी बताते चले आए कि यहाँ मंदिर था और हमारी संधि में मंदिर लिखा हुआ है। ठीक, कब्रिस्तान कितना पुराना होगा? 50 साल, 80 साल, 100 साल पुराना। पर आप इस शिवलिंग को देख के आप देख सकते हैं, इसको दिखाइएगा न्यूज में, ये देख के ही लगता है कि हजारों साल पुराना है। शिवलिंग पूरी तरीके से सुरक्षित है और यह खबर पूरी तरीके से भ्रामक है। वहाँ पे नियमित रूप से पूजा की जा रही है और सतर्कता की दृष्टि से वहाँ फोर्स लगा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मुरादाबाद में एक जैन मंदिर मिला है जो साल 1985 से ही बंद है। कुंदर की विधानसभा के रतनपुर कलागांव में 1985 से मंदिर बंद है। इसके सामने कूड़ा डाला जा रहा है। मुस्लिम आबादी के बीचों बीच बना हुआ ये मंदिर जर्जर हालत में है। यहाँ करीब 50 परिवारों ने 40 साल पहले पलायन किया था, जिसके बाद से मंदिर बंद है। ये हमारे रतनपुर कला में जैन समाज का मंदिर है और ये काफी टाइम से बंद ही है। जब से वो लोग गए हैं जैन समाज के, जब से वो ऐसी ही है और ऐसी गई ऐसी ही है। आसपास क्षेत्र भी है हमारा, लेकिन यहाँ से 4 घर छोड़कर हिंदू समाज भी रहता है। बाकी आसपास हमारा मुस्लिम समाज है, लेकिन इस मंदिर को किसी ने कोई दिक्कत ना पहुंचाई है। मतलब ठीक तरह से अपने जैसे आज है, जैसे पहले था ऐसे ही आ जाइए। संभल में कई दशकों से बंद मिले मंदिर की खबर के बाद अब बाकी जिलों से ऐसी ही मंदिरों की खबरें सामने आ रही हैं, जो खंडहर हो चुके हैं या फिर काफी वक्त से बंद पड़े हैं। पुलिस प्रशासन की टीम सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के साथ कागज खंगालने में जुटी है ताकि जमीन के मालिकाना हक के साथ पुष्टि हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।